अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैंने आपको पढ़ाना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की वीडियो में होगा ना कि ये जो दो न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए हैं ये मैंने आपको कराने हैं और ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो मैंने ग्रुप में भेजा था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया हो, ठीक है। जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उसमें भेजा था मैंने। चलो आओ पढ़ते हैं कि ये आखिर है क्या। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए ना बस इतनी सी बात अपने जहन में रखना कि हर कोई ये चाहेगा ना कि मैं जितने का पेट्रोल डलवा रहा हूँ उतना ही मुझे जो है वो उस पेट्रोल का यूज़ मिले। यानी अगर मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ तो पूरा का पूरा 100 रुपये का पेट्रोल यूज़ करूँ, कोई भी मेरा पेट्रोल ज़ाया ना हो। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो ना तो आप पूरा 100 रुपये का यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका पेट्रोल इंजन में जाने के बाद हीट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ एफिशिएंसी कम हो रही है, आपके इंजन की एफिशिएंसी कम हो रही है। आपको पूरे 100 रुपये का पेट्रोल का यूज़ नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है कि आपकी पावर ज़ाया होती है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम पावर मिले, तो वो कैसे मिलेगी, आओ इस चीज़ को देखते हैं। यानी जितनी पावर मिल सकती है ना उतनी मिल जाए, ज़ाया ना हो। हम यही चाहते हैं ना कि हमारी एनर्जी ज़ाया ना हो, हमारी एनर्जी से हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिले। तो यही चीज़ आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी चाहते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर पावर डेसिपेशन होती है। अब उसको कैसे रोका जा सकता है? देखो, पावर डेसिपेशन तो रहेगी क्योंकि रेजिस्टर तो होगा किसी ना किसी सर्किट में, लेकिन फिर भी उसके होते हुए भी आप किस तरह से मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम पावर ले सकते हो उसको देखते हैं। देखो, आपकी पावर कब मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी, यानी जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की है या जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो कैसे आपका मैक्सिमम वर्क कराएगा। वो इस तरह से कराएगा कि जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको सोर्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिससे मैं अभी बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। जब आपकी सोर्स रेजिस्टेंस बराबर होगी लोड की रेजिस्टेंस के। लोड क्या हो सकता है? लोड कोई भी चीज़ हो सकती है, बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई भी चीज़ जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो वो लोड होगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपकी आयरन, आपका बल्ब, आपका टीवी, वो आपका लोड है क्योंकि वहाँ पर आपको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि आपका वो चले। सोर्स क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ गए मेरी बात? इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होती है? बैटरी के अंदर। और ये लोड क्या है? कोई भी आपका ऐसी चीज़ जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी को चाहते हो कि वो यूज़ हो। जब भी लोड का वर्ड लिखा हुआ है ना तो इसको अक्सर रेजिस्टर से भी रिप्लेस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर में भी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो ताकि आप हीट एनर्जी जनरेट करो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके हीट एनर्जी जनरेट कर लो। इसी को तो पावर डेसिपेशन पढ़ा था हमने, समझ गए ना मेरी बात? अब आओ ज़रा यहाँ समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। आपके पास ये रही सप्लाई ये रही, करंट कन्वेंशनल ले रहा हूँ, याद रखना, यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। ये रही आपकी RS यानी सोर्स की सप्लाई। अब आप बोलोगे सर वो तो अंदर होती है, लेकिन यहाँ बाहर बनाती तो कोई मसला थोड़ी ना। ये आ गया आपका लोड, ये आ गया आपका लोड जिसे RL कह दिया, और ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। तो अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। अब होगा क्या, ज़रा इस चीज़ की तरफ देखो। यहाँ से आपका करंट आएगा, यहाँ से आपका करंट आएगा, उसको रेजिस्टर मिलेगी। अगर RS की रेजिस्टर RL की रेजिस्टर के बराबर हुई, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, लिख लो, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो अगर उसे RS की रेजिस्टर RL की रेजिस्टर के बराबर मिली तो आपका जो मैक्सिमम करंट है वो इधर से गुजरेगा, समझ रहे हो? मैक्सिमम पावर यहाँ से गुजर जाएगी। अब ये होता कैसे? ये एक थ्योरम है, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से ये हो रहा होता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है, यानी आप चाहते हो कि जो आपका बल्ब जल रहा है उसमें मैक्सिमम पावर आए,
जो कि पीछे से आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो पीछे से आ रही है रजिस्टर और आपके बल्ब की रजिस्टर ये सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो भी बात अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, बात समझ गए ना? अब याद रखना, ज़िंदगी भर भूलना मत इसे। चलो अब देखो यहाँ पर ये डेरिवेशन ड्राइव करनी, मतलब ये फार्मूला ड्राइव करके बताता हूँ, ये वाला फार्मूला। यहाँ पर एक चीज़ लिखो कि अगर आपका सर्किट ओपन है, ये लो सर्किट ओपन है, तो क्या होगा? पावर के साथ क्या होगा? ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, तो आपकी ज़ीरो पावर ट्रांसफ़र होगी। क्यों भाई? देखो सर्किट ही ओपन है, जब सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो रेजिस्टर से ही नहीं गुजरेगा। जब रेजिस्टर से ही नहीं गुजरेगा तो हीट एनर्जी कैसे जनरेट करेगा? समझ में आ गई ना बात? तो अगर ओपन सर्किट है तो ज़ीरो पावर ट्रांसफ़र होगी, ज़ीरो पावर ट्रांसफ़र, TRANS, ट्रांसफ़र। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब क्लोज है, क्लोज है, क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में क्या होगा? अगर आपका सर्किट क्लोज है तो क्लोज सर्किट में आपके पास, क्लोज सर्किट कह लो या इसे शॉर्ट कह लो, तो इस सिचुएशन में आपकी ज़ीरो वोल्टेज कंडीशन होगी। ठीक है, ज़ीरो वोल्टेज कंडीशन होगी, यहाँ लिख लो, ज़ीरो वोल्टेज कंडीशन, यानी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। जो वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा वही यहीं पर भी आ जाएगा। क्यों? ज़रा V = IR लगाओ, IR ये लगाओ ज़रा, या ज़रा मेरी बात को समझो मैं क्या रहा हूँ। RS V = IRL, यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू RL की है वही RS की है। जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, यानी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिला, जो यहाँ था वहीं आया। लेकिन हाँ, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्लोज या शॉर्ट होना चाहिए। इसे शॉर्ट भी कहते हैं अक्सर क्लोज की वजह। तो ये बात समझ में आ गई। ज़िंदगी भर इस बात को याद रखना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या है कि जो रेजिस्टर इंटरनल मौजूद है वही रेजिस्टर आपके पास लोड पर होनी चाहिए, तो वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा, या जो इधर ड्रॉप होगा वही इधर ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। अब आओ ज़रा यहाँ न्यूमेरिकल डेरिवेशन करते हैं। तो हेयर वी यूज़ ओम्स लॉ, हेयर वी यूज़ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कह रहा है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V = IR। बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? पहले तो मुझे ये बताओ, बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ ना? यही मिलेगा ना मुझे देखने के लिए। अब यहाँ पर जो R है ना, वो सम है किसका? RS + RL, RS + RL का। तो इसको इधर ले आओ, हमें I चाहिए ना, हाँ, VS। सोर्स पर क्या रेजिस्टर, सोर्स का क्या वोल्टेज है ये पता करना है हमने। ठीक है, तो S हो गया, I इधर ही रहा, तो ये I इधर आ गया। R किसके बराबर है? RS + RL। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो करंट होगा सोर्स की वजह से वो आ जाएगा आपके पास। देखो ये दोनों रेजिस्टर बराबर है तो सम भी हो सकती है, तो मिलकर एक रेजिस्टर बना लेगी जो कि है R। और ये भी याद रखना कि RS = है RL के ही। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला ड्राइव हो गया। दूसरा फार्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, पावर डेसिपेशन एमी इंग्लिश सेंटर लिखना, ये फार्मूला मिल जाएगा जो कि है आपके पास I² और RL। ठीक है, कि कितना पावर आ रही है लोड पर, ये फार्मूला है। अब आ जाओ इसके न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको बात अच्छी समझ में आए। लेकिन रुको भाई, ज़रा सब्र करो, ये तो समझ लो, ये ग्राफ तो समझ लो, ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ समझा दूं ताकि बात समझ आ जाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोर्स की रेजिस्टेंस या लोड की रेजिस्टेंस दोनों 25 ओम है। अब ये इन्होंने किस तरह से बनाया है ग्राफ, ज़रा इसको देखो। इन्होंने
एक्स एक्सिस पर इन्होंने रजिस्टर रखी है। किसकी रजिस्टर रखी है? लोड की रजिस्टर रखी है, लिखा हुआ है। वाई एक्सिस पे रखा है पावर, वाई एक्सिस पे पावर। अब जब उन्होंने V इज इक्वल टू आई आर, मतलब ज़रा यहाँ देखो, जब उन्होंने कैलकुलेशन करी इससे, यहाँ से I निकालते रहे और यहाँ पुट करते रहे, तो उनको देखने के लिए मिला। अब देखो आपको बात शायद समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं किया गया, ये कॉन्सेप्ट बताया गया। लेकिन ज़रा इमेजिन करो कि RL की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, RL की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। RS की वैल्यू फिक्स है 25, देखो RS की वैल्यू फिक्स है 25, लेकिन RL की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो जैसे जैसे RL की वैल्यू बढ़ती जाएगी और VS भी सेम रहेगा। VS ले लो भाई, कोई VS 100 दिया हुआ है ना उन्होंने, VS 100 दिया हुआ है। अच्छा, अब RL की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, 1 2 इस तरह करके बढ़ाते जा रहे हो। जो यहाँ से I आ रहा है उसको यहाँ पे पुट करते जा रहे हो, तो ये इस तरह का ग्राफ आपके पास बनता जाएगा। चाहो तो कैलकुलेशन करके देख भी सकते हो, ऐसा ही ग्राफ आएगा। पहले क्या करना, VS पता है 100, RS पता है 25, RL रखना 1, या ज़्यादा बेहतर ये कि RL रखना 0, उसके बाद RL रखना 10, फिर 20, फिर 30, बल्कि एक काम करो 10 रख लिया, 15 रखो, फिर 20 रखो, फिर 25 रखो। तो जब 25 रखोगे ना तो आप देखोगे, और जो यहाँ पर I आएगा उसको यहाँ पे जब पुट करोगे, यहाँ भी RL 25 और यहाँ पर वो I पुट करोगे जो 25 रखकर आया है, तो आप देखोगे कि आपको मैक्सिमम पावर जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो, तो जब यहाँ पर आपको, जब आपका RL 25 आया, RS भी 25 आया, तो आपको मैक्सिमम पावर मिली, 100 पावर मिली, और वो इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, अब ग्राफ मैं अगर बनवाता तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन आप अब बना भी सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, पेपर में आया तो बना लेना, मुश्किल नहीं है। चलो आओ न्यूमेरिकल कराता हूँ, बात समझाता हूँ। ये समझ लिया था ना हमने, मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर कैन बी ऑब्टेन, मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी लोड पर, अ सोर्स विद अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइनाइट यानी एक हद तक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब होता है वैल्यू पता हो। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, समझ गए ना। चलो अब इस बात को याद रखा करो भाई, देखो बड़े आसान टॉपिक नहीं है ये टॉपिक मुश्किल है। ठीक है, ये टॉपिक मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप दिल लगा के पढ़ लो तो मुझे नहीं लगता बात समझ नहीं आएगी, आ जाएगी बात समझ। फॉर्मूले याद रखना पीछे के वाले भी, वही लगकर यहाँ पे काम होगा। ठीक है, चलो आओ न्यूमेरिकल करते हैं और फिर सेल्फ असेसमेंट भी कराऊंगा। अ गिवन बैटरी, एक बैटरी आपको दी हुई है, सर्किट ज़रा यहाँ डायग्राम देख लो, बल्कि बैटरी कह रहे हैं तो बैटरी नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर सैम्बल बनाएंगे। तो अ गिवन बैटरी हैज़, एक बैटरी है जिसकी IMF आपको दी हुई है कितनी, याद रखना ये IMF दी हुई है उन्होंने 12 वोल्ट। ये आपको टर्मिनल पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, ना ही ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको दिया हुआ EMF दिया हुआ है, ये आपको पता है, IMF बोल दिया था मैंने, EMF है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ लो यहाँ पर इसकी आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे तो यहाँ पर बनती है, लेकिन अब इसको मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है तो यहाँ नहीं बना सकता, इसलिए मैं ऊपर करके बना रहा हूँ। ये आपकी आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे यहाँ तो RS भी कह सकते हो, यहाँ तो R भी कह सकते हो। ये आपको दे दी है 0.1 ओम की दे दी है इन्होंने। कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वोल्टेज, पता है आपको टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो EMF में कमी आती है वो आपके पास क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पर आ गई आपके पास लोड, जिसे हम RL कहेंगे, और लोड कितनी दी हुई है, 10 ओम की दी हुई है, लिखा हुआ भी है उसमें भाईजान, लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, इधर आपने VT कैलकुलेट करना है, सही है। कब कैलकुलेट करना है, जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 की है, 0.1 की है। अच्छा, आगे कहते हैं इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रोस, ये सर्किट A हो गया, लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि आप बैटरी को बार बार चार्ज कर रहे होगे, चार्ज करने से ये बढ़ेगी। तो अब कंडीशन B देखो, EMF तो सेम ही रहेगा, है ना, EMF क्यों चेंज होगा, वो तो सेम रहेगा।
ठीक है, अब ये आ गया आपका, ये बी आ रहा है, ये ए था, ये बी है। अच्छा, ईएमएफ सेम रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़कर कितनी हो गई है, 0.5 ओम की हो गई है, लेकिन लोड नहीं बढ़ा। देखो भाई, अगर आपका मोबाइल मतलब आपकी बैटरी कम काम कर रही है, लेकिन मोबाइल तो सेम ही रहता है ना, ऐसा तो नहीं है मोबाइल से कुछ कंपोनेंट निकाल देते हो। तो ये RL आपका 10 ही रहा। अब ज़रा बताओ ये क्या है। अब इसे प्राइम क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस थी मेरे पास 0.1, तो इसीलिए VT कहा। यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई है तो इसीलिए VT प्राइम कह रहा हूँ। इसे भी VT, इसे भी VT कह दूंगा तो सेम थोड़ी ना आएगी। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये डायग्राम समझने आनी चाहिए। गिवन डेटा देख लो, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, गिवन डेटा देख लो, टू फाइंड देख लो। अच्छा, क्या दिया हुआ है, RL 10 ओम पर दिया हुआ है, ठीक है। RS क्या दिया हुआ है, या R क्या दिया हुआ है आपको, 0.1 पे दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इसे भी R ही लिखो, कोई मसला नहीं करेगा, 5 ओम पर दिया हुआ है, ठीक है। सारा डेटा एक साथ लिख रहा हूँ। और E क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट पर दिया हुआ है। डेटा मैंने आगे पीछे बना दिया, उसकी वजह क्या है कि मैं तो कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा मैंने आगे पीछे बना दिया, उसकी वजह क्या है, मैं कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये 12 पहले लिख लो, इससे कोई मसला नहीं होगा। पता क्या करना है, VT पता करना है और एक VT प्राइम पता करना है। अच्छा, अब सोल्यूशन की तरफ आओ। आपको टर्मिनल वोल्टेज पता करना है। हमने टर्मिनल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, VT इज इक्वल टू EMF प्लस IR, है ना। लेकिन यहाँ पर R ये वाला दिया हुआ है, सोर्स की रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। याद है ना ये फॉर्मूला, आप भूले तो नहीं हो ना। ऊपर लिख देता हूँ एक और बार ताकि याद रहे कि E प्लस IR था ना, तो ये R जो है वो RS ही है, मैंने यहाँ लिख भी दिया ताकि याद हो जाए। अब एक मसले की बात, टेंशन परेशानी वाली बात, ये I तो पता नहीं है, तो फॉर I के लिए काम करो। क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, I इज इक्वल टू VS। ये VS क्या है, सोर्स की सोर्स का वोल्टेज, इसी चीज़ को VS कहते हैं, इसी चीज़ को VS कहते हैं, ठीक है। मैं हर चीज़ बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना कि सर ये नहीं समझ आ रही, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। ये पार्ट A के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो 12 डिवाइडेड बाय RS कितना दिया हुआ है, 0.1 प्लस 10 दिया हुआ है, 10। तो I देखो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो, देखो ये रहा कैलकुलेटर, एक साथ रख दो, 12 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10, 1.188 एम्पेयर। क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे ओम्स में दी हुई थी तो इसीलिए आंसर भी एम्पेयर में निकलेगा। चलो आओ अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इस I को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, लिख लो वर्डिंग अगर चाहो तो, पुट I इन इक्वेशन 1। क्या आया आपके पास, V। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये प्लस नहीं होता, ये माइनस होता है, क्योंकि अगर ये प्लस हो गया तो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा आ जाए और सोर्स कम आ जाए, मतलब EMF कम आ जाए। EMF हमेशा ज़्यादा आएगा, टर्मिनल कम आएगा, ठीक है। तो VT इज इक्वल टू E माइनस IRS, ये लिख लो, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ये क्या है, 12 दिया हुआ है, I आ गया आपके पास, और I कितना है 1.188, और ये कितना दिया हुआ है 0.1। कैलकुलेशन डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो 12 माइनस 1.188 मल्टीप्लाई 0.1, द आंसर इज़ 11.88। 11.88। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं टूटा, सोर्स का वोल्टेज ज़्यादा आया है और उसका कम आया है। तो आंसर वेरिफिकेशन कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसे पहले ही सॉल्व करके रख चुका हूँ, बस आंसर चेक कर लेता हूँ कि जो था वही आया है या थोड़ा फ़र्क आया है। 1 मिनट बस आंसर वेरीफाई करूँ फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर आया है हमारा। ट्वेल्व माइनस 1.188 मल्टीप्लाई 0.1,
बिल्कुल ठीक आंसर आया। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक आंसर आया है। अब निकालते हैं पार्ट बी के लिए। ये पार्ट ए के लिए काम था, पार्ट बी के लिए करते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा? वी टी प्राइम, है ना, ये रहा। क्या है? ई माइनस आई आर एस। ठीक है, अच्छा फॉर आई के लिए काम करो। आई इज इक्वल टू बी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। बी एस कितना है? 12। आर एस कितना है? 0.5। देखो ये रहा, और प्लस 10 डिवाइडेड बाय, तो निकाल लो 12 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 10, तो 1.14 एम्पेयर। ठीक है, चलो पुट आई, इसे इक्वेशन 1 कह लो। पुट आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा? वी टी प्राइम इक्वल टू 12 माइनस 1.142 डिवाइड मल्टीप्लाई, आर एस कितना दिया हुआ है? 0.5, तो ये आ गया आपका आंसर। असल में इनके सोल्यूशन नहीं दिए मैं बुक में। 1.142 मल्टीप्लाई 0.5, 11 पॉइंट, और बिल्कुल सही है। अगर सोर्स की रजिस्टर बढ़ रही है तो यही होना चाहिए, वोल्ट। समझ गया मेरी बात? भूलोगे तो नहीं, टेंशन तो नहीं लोगे कभी ज़िंदगी में इसको लेकर के? ये क्या था, लेना भी मत भाई, करा दिया है। ठीक है, चलो आओ सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन कराता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ उसमें क्या है, और उसके बाद फिर एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ। इसको देख लो, लिख लो अपने पास, सेव कर लो। अच्छा, कहते क्या है? व्हाट कॉजेज द टर्मिनल वोल्टेज? कौन सी ऐसी चीज़ वजह बनती है? कॉजेज का मतलब होता है वजह। टर्मिनल वोल्टेज टू बी ग्रेटर देन द ईएमएफ इन कार, के टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा आता है कार में ईएमएफ के मुकाबले में, यानी ईएमएफ कम आ रहा होता है, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा आ रहा होता है। ऐसा कैसे होता है? एंड इन बैटरी, और बैटरी में भी। फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी, और स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी। मतलब जितनी भी छोटी छोटी अप्लायंसेज हैं उधर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा आ रहा होता है, ईएमएफ कम आ रहा होता है। वजह क्या बनती है? एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाइल रिचार्जिंग दैम, जब उन्हें हम रिचार्ज करते हैं, यानी जब हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जिसमें बैटरी वगैरह लगती है उसको रिचार्ज करते हैं, तो देखने के लिए मिलता है कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, ईएमएफ कम आ रहा है। अब वजह क्या बनती है ये मैंने लिख के रखा, ज़रा मैं पढ़ के बताता हूँ, बराबर में चल भी रहा होगा, देख लो। तो इसकी वजह यहाँ पे लिखी है, एक मिनट रुको। द टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यूरिंग चार्जिंग ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और पावर सोर्स एज अ बैटरी चार्ज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस कॉज द टर्मिनल वोल्टेज टू बी हायर देन द ईएमएफ। तो इसकी वजह भी इंटरनल रेजिस्टेंस बनती है। जब आप चार्ज कर रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ईएमएफ कम आने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ बात लिखी हुई है, समझना ऐसे, इन कार एंड स्मॉल डिवाइसेस। चलो, तो बस कोशिश यही है भाई, समझ में आए बात, लेकिन हार्ड चीज़ें हैं, आसान नहीं है ये। अच्छा आओ अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 3। कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बड़ा, उसका आंसर वैसे नहीं लिखा जाएगा वर्डिंग में, उसका आंसर पूरा न्यूमेरिकल वाइज आएगा। जब भी वैल्यू न्यूमेरिक दी हुई हो तो आंसर भी न्यूमेरिक ही निकलता है, सोल्यूशन भी न्यूमेरिक बनता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि I2 ज़्यादा होगा, आपको वजह बतानी होगी कि I2 क्यों ज़्यादा आएगा। चलो मैं कराता हूँ ताकि बात समझ में आए। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो। अ बैटरी डेट प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस V, आपकी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ये नहीं पता, लेकिन बैटरी है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो देगी। इज़ कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट बल्ब। ज़रा यहाँ देखो, ये आपकी बैटरी थी, ठीक है, ये पार्ट ए है, इधर भी 2 डायग्राम बनेगी।
ये बैटरी V प्रोवाइड कर रही थी और ये आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है, ये आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा था टाइम के रिस्पेक्ट से? 5 वॉट, ठीक है, 5 वॉट। लेटर बाद में क्या होता है, पार्ट बी आ जाता है। 5 वोल्ट बल्ब इज रिप्लेस विथ अ 10 वोल्ट लाइट बल्ब। अब आपका 5 वॉट का बल्ब नहीं रहा, अब आपका बल्ब 10 वॉट का बन गया है। कितने वॉट का बन गया है? 10 वॉट का। तो इस बल्ब को भी थोड़ा बड़ा बना देते ताकि लगना भी तो चाहिए 10 वॉट का है, ठीक है। वो 5 वॉट का बल्ब था, ये 10 वॉट का बल्ब हो गया है। ज़रा ये बताओ, ये 10 वॉट का हो गया। एक मिनट को, ठीक है, ये 10 वॉट का हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी सेम है, वो नहीं बदला। तो ये बताओ, इन विच केस डज द बैटरी सप्लाई द ग्रेटेस्ट करंट? इधर करंट ज़्यादा होगा या इधर करंट ज़्यादा होगा, ये आपने बताना है। देखो, दिमाग भी काम कर रहा है और आप लोग ये चीज़ अपने घर में भी देखते हो और ये हर जगह बात बताई जाती है कि अगर वॉट ज़्यादा होंगे, बल्ब के वॉट ज़्यादा होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, यानी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा करंट भी लगेगा। लेकिन ये मुंह से नहीं बताना हमें, मतलब हमने ये नहीं कहना कि भाई वी हैव अ ग्रेटर बल्ब सो वी यूज़ द ग्रेटर करंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात सोच रहे हो आप। आपको ये करके दिखाना है, करके दिखाना है ये। चलो आओ करके दिखाता हूँ। P1 कितना दिया हुआ है? ये P1 है, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम भी बना दिया ताकि याद रहे। ये P1 और ये V, और V इसलिए लिखा है क्योंकि ये नहीं बदला, ये बदलता तो इसलिए मैं इसकी नंबर भी बदलता, 1 2 करता। तो ये भी 5 वॉट है और ये कितना है? ये 10 वॉट है, ठीक है। अच्छा, अब I2 ग्रेटर है I1 से, ये बताओ, हमें नहीं पता, या I2 ग्रेटर है I1 से, ये बताओ, ये नहीं पता हमें। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें पता नहीं है, आपने बतानी है बात। हम नहीं जानते भाई कुछ भी, हमें बताओ। चलो आओ। अच्छा, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला याद है, हमने पढ़ा था। देखो ये एक लोड है, लोड यानी रेजिस्टर। ये बल्ब है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो R, ये R भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या था? P = V²/R। था ये नहीं था? था। फॉर P1 तो ये R1 होगा और ये R2 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोड कम है, इधर लोड ज़्यादा है, इसलिए इनकी भी नंबरिंग बदलेगी। P1 के लिए क्या बन गया फॉर्मूला? P1 = V2 = R। गलत बात तो नहीं करी मैंने? नहीं सर, आप नहीं कर रहे गलत बात। P1 कितना दिया हुआ है? 5 V²/R। इसको इधर ले आओ तो 5, अच्छा ये R1 है, 5 R1 = V²। इक्वेशन नंबर 1 कह के बात आगे बढ़ाओ। करंट पे ही जाऊंगा लेकिन स्टेप्स वाइज, डायरेक्ट नहीं जा सकता। अच्छा, फॉर P2 क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? P2 V²। अच्छा, आप बोलोगे सर V को V क्यों रख रहे हो? वोल्टेज नहीं बदल रहा, वोल्टेज सेम है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। R2। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में एक होल्डर लगा हुआ है, उसमें लाके बल्ब तो बदलते रहते हो लेकिन होल्डर नहीं बदलते। यहाँ भी वही चक्कर है, आप बैटरी सेम लगा के रखा हुआ है आपने, मगर आप बल्ब बदल रहे हो। अच्छा, V2 है ना, तो P2 कितना दिया हुआ? 10 R² = V²। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कर सकते हो? बिल्कुल सही। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। व्हाट विल बिकम? क्या बनेगा? देखो ये V² किसके बराबर है? 5R1। देखो ये है 10R2, ये कितने पर आता है? 5 के टेबल में। चलो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करा दो, ये यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, मुझे डिवाइड हो जाएगा। वैसे ये करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन
मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कभी कभार रिवीजन की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए बता देता हूँ। ये 1 पर, ये 2 पर आता है, ये 1 पर, तो 2R2 यानी R2 ज़्यादा है ना। R2 ज़्यादा है इसका मतलब है, R1 ज़्यादा है इसका मतलब है। क्यों? क्योंकि देखो R2 में आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब वो R1 के बराबर होगी, यानी R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ऐसा होगा। करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल R1 आपके पास कितनी है 10, तो R2 कितनी होगी 5। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो R2 बराबर आएगी R1 के। समझ रहे हो? ये बात हो रही है यहाँ, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा पार्ट था, ये ज़रूरत नहीं। करंट पे आना है, करंट पे। हाँ भाई, ओम्स लॉ भूल गए या याद है? हेयर वी यूज ओम्स लॉ, हेयर वी यूज ओम्स भाई साहब का लॉ। ओम भाई साहब का लॉ क्या था? V इज इक्वल टू, देखो मैं खुद भी भूल गया, V इज इक्वल टू IR। फॉर करंट चाहिए ना I1 और I2, है ना, तो फिर I1 के लिए भी काम करना पड़ेगा। I1 के लिए क्या बनेगा? अब V फिर V रहेगा, नहीं V नहीं बदला मैंने, I1 और R1। अच्छा बताओ जरा I1 क्या है? I1 तो पता ही नहीं है ना, वो तो पता कर रहा है। R1 बता दो, R1 क्या है? R1 ऐसे ही रखो, इसको नहीं सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इक्वेशन नंबर 1 कह लो इक्वेशन नंबर 1, अभी बात समझ आ जाएगी ऐसा क्यों किया मैंने। फॉर R2 के लिए काम करो, I2 के लिए सॉरी, क्या बनेगा ओम्स लॉ? V, देखो यार यहाँ लिख लो, V इज इक्वल टू V1 V2। चलो अब क्लियरिटी आ गई। चलो I2 और R2, ठीक है, सही बात कर रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा ना? नहीं सर सही बात कर रहे हो। अच्छा R2 किसके बराबर है? यहाँ पर देखो, मैं चाह रहा हूँ कि यूज़, यहाँ लिखो इसे इक्वेशन नंबर, अब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा है, इसे इक्वेशन 2, इसे 3 कहना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे भी इक्वेशन यूज़ कर चुका हूँ ना, तो 3। चलो इसे इक्वेशन नहीं कह रहा, इसको डायरेक्ट रखता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हेयर, इसे भी इक्वेशन कहना पड़ेगा। हेयर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 इज इक्वल टू 2R2, यूज़ कर सकता हूँ ना, मेरी चीज़ है तो यूज़ तो कर सकता हूँ मैं। 2 को इधर ले आओ, R2 ऊपर पुट कर दो, पुट R2 इन इक्वेशन 4। वैसे तो ये चीज़ें डायरेक्ट कराई जाती हैं, लेकिन मैं खोलता हूँ इसको ताकि बात समझ में आए। क्या R2 किसके बराबर आ गया? R1/2। देखो ना, ये चीज़ थी, मैंने इसे किसके लिए सेट करा दिया? मैंने इसे सेट करा दिया R2 के लिए, तो ये ऐसे बना। अब इस R2 को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया? R1/2। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 5 बना लो, दोबारा कंपेयर कर दो इक्वेशन नंबर 4 को, नहीं 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 3 को और 5 को, आंसर आ गया, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन क्या है? 3 एंड 5, क्या बना? V दोनों में है, तो क्या हो गया? I1 इज इक्वल टू, सॉरी, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R1 और 2। देखो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, तो 2I1 इज इक्वल टू R2, सॉरी I2 ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। I2 इज इक्वल टू 2I1। इसका मतलब क्या है? I2 बड़ा है, आपका I2 बड़ा है, I1 छोटा है। अब देखो ये बात तो हमें पहले ही समझ में आ गई थी, हमारे घर में तो बल्ब लगे हुए हैं कि अगर मेरे पास बल्ब बड़ा है तो करंट ज़्यादा होगा, लेकिन ये बात मैंने ज़ुबान से नहीं कही, करके दिखाई। इसी चीज़ को कहते हैं इंजीनियरिंग, और आप प्री में हो तो प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में हो तो कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल में हो तो प्री मेडिकल, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस, हम तो मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, मेडिकल वाले हैं, प्री मेडिकल, हमें क्यों फिज़िक्स पढ़ा रहे हो? तो देखो अगर किसी को करंट लग गया, कितना करंट लगा कैसे पता करोगे? ऐसे
चलो ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो वेव्स होती हैं, आपने अगर देखा हो कोई वेंटिलेटर पे हो तो उसमें वेव्स आ रही होती हैं, और वेव्स आपको पता है प्योर फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है, तो बहुत कुछ होता है। इसलिए प्री मेडिकल वाले के लिए फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इसे देख लो, आई होप कर लिया हो, नहीं करा हो तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में